तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं जी। आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपने अपने पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोग को पॉलिटेक्निक का बिल्कुल आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पॉलिटेक्निक और 10th के दोनों तैयारी करवाते हैं, रॉबिस स्टडी सेंटर जी। तो आप लोग ये चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को भौतिक विज्ञान का आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आप लोग को पॉलिटेक्निक में 2025 में आने वाले हैं। तो आप लोग ये बताइएगा जी, आप लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है एक ओम बराबर क्या होता है। एक ओम बराबर क्या होता है जी, एक एम्पेयर बटा एक बोल्ट होता है जी, कि एक बोल्ट गुना एक एम्पेयर होता है जी, कि एक बोल्ट बटा एक एम्पेयर होता है जी। तो आप लोग को फर्स्ट नंबर का आंसर बताना है। क्या आप लोग मार रहे हैं? फर्स्ट नंबर का आप लोग को हो जाएगा जी सी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। सी आप लोग मारिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को 100% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड नंबर में आप लोग का यहाँ से क्या बोल रही है ये समझने का प्रयास कीजिएगा जी। सेकंड नंबर में आप लोग क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रही है जी, एक एम्पेयर विद्युत धारा क्या होता है। एक एम्पेयर विद्युत धारा क्या होता है आप लोग को ये बताना है। एक कूलम बटा एक सेकंड होता है, कि एक कूलम गुना एक सेकंड होता है, कि दो कूलम बटा एक सेकंड होता है, कि एक कूलम गुना एक सेकंड होता है। आप लोग को ये बताना है मेरे प्यार दोस्तों, एक एम्पेयर विद्युत धारा बराबर क्या होता है आप लोग को सेकंड नंबर को बता देना है। तो एक कूलम बटा एक सेकंड होता है। आप लोग का ए इज द यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आगे चलेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर जी। थर्ड नंबर में आप लोग का यहाँ से क्या पूछ रहा है ये समझिएगा। तो थर्ड नंबर में यहाँ से पूछ रहा है क्लोराइड कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन होती है। आप लोग को ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग को भौतिक विज्ञान का आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन 2025 में आप लोग को बिल्कुल आने वाला है। तो क्लोराइड कणों को द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होती है आप लोग ये बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है तापीय प्रभाव, तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बाल्बिन प्रभाव, सी नंबर में दिया है रमन प्रभाव, टी नंबर में दिया है टिंडल प्रभाव। इसमें क्या पड़ा जी, क्लोराइड कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन को हम लोग क्या कहते हैं। थर्ड नंबर का आप लोग को बताना है, इसे हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। डी नंबर इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर। आप लोग आगे चलिएगा 4 नंबर। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा जी। आप लोग को पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है 2025 में, तो आप लोग बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को करवाएंगे वो आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। आप लोग का इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है जी, क्योंकि मेरे प्यार दोस्तों जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग का गेस पेपर का है जी, बिल्कुल आप लोग को सेट का है, आप लोग का ये भी सेट करवा रहे हैं फिजिक्स का। तो आप लोग आगे चलिएगा 4 नंबर में आप लोग को पूछ रहे हैं तारे को टिमटिमाहट के कारण क्या है। तारे के टिमटिमाहट का कारण क्या है जी, वायुमंडलीय अपवर्तन जी, वायुमंडलीय विवर्तन जी, वायुमंडलीय विक्षेपण मेरे प्यार बच्चों, वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप लोग क्या मारिएगा जी, तारे को टिमटिमाना आप लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन को होता है जी, मतलब प्रकाश का परिवर्तन पढ़े होंगे जी। प्रकाश के परिवर्तन का सेकंड नियम आप लोग को पूछ दिया जाएगा पॉलिटेक्निक में। प्रकाश के परिवर्तन का सेकंड नंबर क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर। तो इसे पूछ देगा आप लोग एग्जाम में, साइन आई बटा साइन आर को सीखे प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नंबर के आप लोग क्या कहते हैं। तो इसे स्नेल का नियम से भी नाम से जाना जाता है। आप लोग ये पूछिएगा, क्योंकि ये 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया है जी पॉलिटेक्निक में। तो आप लोग आगे चलिएगा जी। 5 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर में आप लोग को बताना है बिल्कुल 100% राइट आंसर बताना है। 5 नंबर बोल रहा है उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा शक्ति कम हो जाती है, स्थिति कहाँ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है, कि दृष्टि वैषयप कहा जाता है। आप लोग को बताएगा उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की कमी हो जाती है, इसे स्थिति कहा जाता है कि क्या जी, उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, मतलब आँख की कम हो जाती है। तो स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप लोग को 5 नंबर को बताना है। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ से पूछ रहा है कम हो जाता है, मतलब इसको दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, नज़दीक के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 5 नंबर का आप लोग तो आप ही बता सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। नहीं मेरे प्यार दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। दूर के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और नज़दीक के भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर। आप लोग आगे चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर में आप लोग क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, ये समझिएगा। आँख के लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके भिन्न भिन्न दूरी वस्तुओं को मानव आँख में केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जी, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, सुविधा कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो सर जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें मेरे प्यार दोस्तों दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसको हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। सुविधा जी, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं जी, जिसमें
इसमें दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो 6 नंबर का आप लोग आंसर बताइए। आँख के लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके भिन्न भिन्न दूरी वस्तुओं को मानव आँख से केंद्रित कर सकते हैं, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? 6 नंबर का इसे हम लोग कहते हैं सुविधा जी। बी इज द यहाँ से आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग आगे चलेगा 7 नंबर में आप लोग को बताना है क्या जी? 7 नंबर में आप लोग को बताना है, क्वेश्चन आप लोग को एक भी नहीं छोड़ना है जी। एग्जाम में आप लोग तो क्वेश्चन 4 करा जाइएगा, आप लोग को जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इससे बाहर आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। 7 नंबर में बता दीजिएगा, आँख का अवशिष्ट पर नेत्रपटल है क्या जी? आँख का अवशिष्ट नेत्रपटल, नेत्रपटल क्या है जी? प्रकाश सदैव पटल है जी, लेंस है जी, कि वस्तु है कि छिद्र है? मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ये पूछना है, या क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन? आँख का अभीष्ट नेत्रपटल, अभीष्ट को हम लोग नेत्रपटल भी कहते हैं, ये क्या है? प्रकाश का संवेदन पटल है, लेंस है, वस्तु है, छिद्र है? तो आप लोग को ये बताना है 7 नंबर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये इसको हम कहते हैं जी प्रकाश का संवेदन पटल। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ये इज द यहाँ से 100% राइट आंसर जी। आप लोग को बिल्कुल यहाँ से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल अच्छा से समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आप लोग को पॉलिटेक्निक की तैयारी करवा रहे हैं इसको पास थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोग का है कि वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग आगे चलिएगा जी। 8 नंबर आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो देखिएगा 8 नंबर में आप लोग का क्या बोल रहा है ये समझिए, फिर इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। तो 8 नंबर आप लोग बोल रहा है, एक गोलाकार लेंस वृत्ताकार रूपरेखा से प्रभावी व्यास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? छिद्र कहा जाता है, दृष्टि केंद्र कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, कि निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? आप लोग को ये बताना है। एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? छिद्र कहा जाता है, दृष्टि केंद्र कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, कि मुख्य फोकस कहा जाता है? तो आप लोग को 8 नंबर के जानते हैं क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसको हम लोग छिद्र कहते हैं, क्या कहते हैं जी? छिद्र कहते हैं। 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ये इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग आगे चलिएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में आप लोग यहाँ से क्या पूछ रही है क्वेश्चन, आप लोग ये समझिए फिर इसका आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जी। आप लोग को पॉलिटेक्निक 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 24 में भलुक मेरे प्यार दोस्तों, पॉलिटेक्निक 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? बर्फ का होता है, कार्बन का होता है, हीरा का होता है, अमानविक का होता है? आप लोग को ये बताना है किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है जी। 9 नंबर का आप लोग को बताना है मेरे प्यार दोस्तों। तो हीरा का अपूर्णांक आप लोग को सबसे अधिक होता है। सर हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? तो 2 पॉइंट आप लोग को 4 होता है। आप लोग को पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के एग्जाम में जी, बिल्कुल ना। तो आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग आगे चलिएगा मेरे प्यार दोस्तों 10 नंबर में। 10 नंबर का आप लोग को 4 देना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं छोड़ना है जी, क्योंकि मेरे प्यार दोस्तों आप लोग को बिल्कुल अच्छा से बेहतरीन से तैयारी आप लोग को लिए करवा देंगे, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है यहाँ से। तो चलिएगा आप लोग को बताना है 10 नंबर आप लोग क्वेश्चन दिया है, दिए गए माध्यम में युग्म के लिए आपतन कोण की जाए, अपवर्तन कोण की जाए के अनुपात को स्थिर अनुपात के इस सिद्धांत को कहा जाता है। इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग ये बताइएगा। आप लोग थोड़ी देर पहले आप लोग को बताए थे मेरे प्यार दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नियम का, आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नियम ना है जी। क्या बोल रहा है इसमें? दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण का जाए तथा अपवर्तन कोण का जाए का अनुपात के स्थिर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं जी? इस सिद्धांत को कहते हैं स्नेल का नियम। इसमें स्नेल का नियम का दिया हुआ है मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग 10 नंबर का बता दीजिए। तो स्नेल का सिद्धांत का नियम दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में। तो आप लोग का एक सी नंबर आप लोग क्वेश्चन क्यों देखिएगा जी, सी नंबर आप लोग ऑप्शन क्या देखिएगा जी, आप लोग इसमें दिया हुआ है स्नेल का नियम। तो सेकंड नंबर मार के आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि मेरे प्यार दोस्तों आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत टाइम कम मिलता है, तो आप लोग बिल्कुल बेहतरीन से एक क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे दीजिएगा एक ही बार में जी। तो आप लोग आगे चलिएगा जी। आप लोग को आगे नंबर बताना है मेरे प्यार दोस्तों, 11 नंबर का आप लोग का आंसर देना है। तो 11 नंबर आप लोग बता दीजिए। 11 नंबर में आप लोग क्या बता रहे हैं, जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, समान होता है। तो आप लोग को 11 नंबर को बताना है मेरे प्यार दोस्तों, क्या हो जाएगा जी? जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है, क्या जी? अनंत में, अनंत के बाद आप लोग को वक्ता केंद्र आता है, नहीं अनंत में यह बोल रहा है जी। तो क्या देखिए मेरे प्यार दोस्तों, अवतल दर्पण में आप लोग को बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्या जी? अवतल दर्पण में आप लोग को हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मगर ध्रुव के बीच रखा जाता है तो आप लोग को छोटा और बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तो मेरे प्यार दोस्तों आप लोग को पॉलिटेक्निक में ऐसा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है कि अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को काल्पनिक नहीं मारिएगा, आप लोग डायरेक्ट मारिएगा वास्तविक और
काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। तो इसमें पूछा गया है आप लोग को, जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है जी? अत्यंत छोटा होता है जी। उत्तल दर्पण में मेरे प्यारे दोस्तों एकदम काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनते हैं, और समतल दर्पण में ये दोनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल 100%। आप लोग आगे चलिएगा जी 12 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल आप लोग को आज याद करवा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहीं पे क्वेश्चन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग 12 नंबर बताइएगा, अवतल दर्पण में परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण से होकर गुजरती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण में परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। आप लोग को ये बताना है अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डॉट डॉट से होकर गुजरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? 12 नंबर का आप लोग को बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। क्या सर? इसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस जी। मुख्य अक्ष आप लोग को नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बता रहे हैं मुख्य अक्ष नहीं जी, आप लोग को हो जाएगा भी मुख्य फोकस। ये यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में आप लोग चलिएगा जी, बिल्कुल आप लोग को बेहतरीन से यहाँ पे समझ में आएगा 13 नंबर। तो आप लोग को 13 नंबर में बता देना है, एक गोलाकार दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा इसमें बोल रहा है। मतलब आप लोग को मालूम होगा काल्पनिक मतलब क्या होता है, आप लोग बता दीजिए तो जी। काल्पनिक मतलब आप लोग को सीधा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग को कौन दर्पण में बनता है? तो सर काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग को तो अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है। बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मगर आप लोग को पूछा दिया जाए कि उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग क्या मारिएगा जी? तो उत्तल दर्पण में आप लोग को हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप लोग ये 100% याद रखिएगा जी। तो ये इसमें पूछ रहा है आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछ रहा है, एक गोलाकार दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा को आप लोग क्या कहते हैं जी? आप लोग को 13 नंबर को बताना है। इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या जी? मुख्य अक्ष कहते हैं। बी इधर यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आगे चलिए 14 नंबर में। 14 नंबर का आप लोग को बता देना है मेरे प्यार दोस्तों। 14 नंबर में बता देना है, यदि धातु के तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो तार की प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों? प्रतिरोध का आप लोग का SI मात्रक होता है ओम। अब प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? आप लोग को पॉलिटेक्निक में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोध आप लोग को पूछ दिया जाता है, आप लोग को होता है ओम। तो आप लोग को 14 नंबर में क्या पूछ रहा है, आप लोग ये समझिए, यदि धातु के तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होता है? क्या जी? तार का प्रतिरोध क्या होता है? 14 नंबर में आप लोग को बताना है कि आधे आधे से कम हो जाता है, दुगना हो जाता है, कि 1/4 कम हो जाता है। तो आप लोग ये बताइएगा जी। तो आप लोग 14 नंबर को बता दीजिए क्या हो जाता है जी? दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। 100% बी इज द, यहाँ से आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आगे चलिएगा 15 नंबर में। 15 नंबर में आप लोग को बताना है मेरे प्यार दोस्तों। 15 नंबर में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर दो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। 15 नंबर में आप लोग को बोल रहा है, जब प्रतिरोधकताओं की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के कुल विद्युत धारा के समान होती है। बी नंबर आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ, प्रत्येक प्रतिरोधक के गुजरने वाली वोल्टेज परिपथ के कुल वोल्टेज समान होता है। आप लोग ये बताइएगा 15 नंबर में। तो 15 नंबर का आप लोग क्या मार दिएगा जी? सेकंड नंबर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए जी। आप लोग थर्ड नंबर ऑप्शन देख लीजिए। थर्ड नंबर में आप लोग को ऑप्शन में क्या बोल रहा है? तो यही दोनों में कोई ऑप्शन होगा, आप लोग ये बता दीजिए। थर्ड नंबर आप लोग को ऑप्शन देखना नहीं है जी। तो आप लोग यही दोनों में कोई ऑप्शन है, आप लोग ये बता दीजिएगा। मगर थर्ड नंबर भी आप लोग को ऑप्शन दिखा देंगे। तो आप लोग को इसमें 15 नंबर के जानते हैं क्या आंसर हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा, प्रतिरोध को विद्युत धारा से परिपथ को कुल विद्युत धारा को समान होना चाहिए। आप लोग का ये इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर। आप लोग देख लीजिए, दो ऑप्शन आप लोग और देख लीजिए, कहिएगा सर आप ऑप्शन तो नहीं दिखाए हैं। ऑप्शन देख लीजिए मेरे प्यार दोस्तों, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन दो आप लोग देख लीजिए। देखिए दो ऑप्शन यही ना था जी, आप लोग ये देख लीजिए दो ऑप्शन इसमें क्या था जी? प्रत्येक प्रतिरोधों से गुजरने वाली विद्युत धारा का नियोग परिपथ कुल विद्युत प्रवाह धारा होता है, नहीं होती है, बिल्कुल गलत है जी। व्यक्तिगत प्रतिरोध के सबसे छोटे प्रतिरोध से प्रभावी प्रतिरोध कम होता है, बिल्कुल आप लोग को गलत है। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाता है बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। 16 नंबर में आप लोग को देखना है क्या हो जाएगा। जब दो प्रतिरोध R1 बटा R2 समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का संतुलित प्रतिरोध क्या होगा?
समांतर क्रम का संतुलित प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध श्रेणी क्रम का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप लोग ले सकते हैं इस श्रेणी क्रम का होता है। मगर समांतर क्रम में आप लोग को पूछ दिया जाए तो क्या मारिएगा 16 नंबर का? तो इसमें आप लोग को पूछ दिया जाए मेरे प्यार दोस्तों, तो आप लोग इसमें क्या मारिएगा 16 नंबर का? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो समांतर क्रम में आप लोग को पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या मारिएगा? तो देखिएगा आप लोग को, ये तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है जी, ये सही नहीं होगा आप लोग को। और सेकंड भी ऑप्शन आप लोग को गलत है। और थर्ड नंबर बोल रहा है R2, यही बिल्कुल गलत है जी। तो आप लोग को हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों डी इज द यहाँ से 100% राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग को पूछ लीजिएगा, क्योंकि 2025 में ये क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग याद ही करके जाइएगा जी एग्जाम देने। तो आप लोग आगे चलेगा 17 नंबर में क्या बोल रही है क्वेश्चन, ये समझिए, फिर आप लोग इसका आंसर दीजिए। 17 नंबर में आप लोग को बोल रहा है जी, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा दी गई जाती है, क्या दी जाती है? आप लोग को ये बताइएगा। 17 नंबर का मेरे प्यार बताना चाहिए, H बराबर I² बटा RT होता है। आप लोग को ये मालूम होगा मेरे प्यार दोस्तों। आप लोग को इससे बाहर जो आप लोग को क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इस बात से टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर आप लोग करवा रहे हैं उससे लड़ेगा कि नहीं। बिल्कुल 100% यहीं से आएगा जी। कितना परसेंट? 100% आप लोग को गारंटी के साथ लेते हैं, 100% आप लोग को यहीं से आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग आगे चलिएगा 18 नंबर में। 18 नंबर में आप लोग को यहाँ से पूछ रहा है जी, 1 वाट विद्युत प्रतिरोध शक्ति के बराबर होता है। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट। आप लोग ये मालूम होगा शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है जी? वाट। तो एक वाट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट प्लस 1 एम्पियर। बिल्कुल बताइएगा। सेकंड नंबर आप लोग बोले 1 वाट बराबर होता है 1 एम्पियर बटा 1 वोल्ट। तो आप लोग ये बताइएगा 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर क्या होता है? 18 नंबर का आप लोग को बताना है। तो ये पर सेकंड नंबर थर्ड नंबर भी नहीं देखिएगा ऑप्शन, तो बिल्कुल चलेगा। ये होता है जी 1 वाट बराबर होता है एक वाट बराबर होता है 1 वोल्टेज गुना 1 एम्पियर। आप लोग का ये इधर यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। आप लोग को यहाँ से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जी। चलिए आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 नंबर में आप लोग को यहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये पढ़िए क्वेश्चन, फिर इसको जवाब दीजिए। ब्रेड टोस्टर को विद्युत स्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि जी मिश्र धातु में प्रतिरोधकता कम होती है। आप लोग ऑप्शन देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। ब्रेड टोस्टर और विद्युत स्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण में चालक शुद्ध धातुओं को बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्यों? मिश्र धातु में पहला ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ, मिश्र धातु में प्रतिरोध कम हो जाता है, मिश्र धातु में प्रतिरोधकता की आधी हो जाती है। आप लोग ये बताइएगा 19 नंबर में। तो 19 नंबर में आप लोग ऑप्शन क्या मारेंगे जी? इसमें हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर के। थर्ड नंबर भी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, कहिएगा सर आप लोग थर्ड नंबर ऑप्शन नहीं देखा है, तो हो जाएगा यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ये उपयोग इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को हो जाता है इसमें बी मिश्र धातु प्रतिरोध से अधिक होती है। बी इज द यहाँ से आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर आप लोग क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। 20 नंबर आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है जी, एन फेरों वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? आप लोग को ये बताना है। एन फेरों वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से n² गुना 12 होता है। आप लोग को ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग को ये है जी। सेकेंड ऑप्शन आप लोग को क्या है देख लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है इसमें एक के पूरा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सेकेंड नंबर आप लोग बी ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है क्या, एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गुना 12 हो जाता है। सी नंबर एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 1/n गुना हो जाता है। और डी नंबर में आप लोग को क्या दिया, डी नंबर आप लोग देख लीजिए। डी नंबर में आप लोग को देख लेना है क्या ऑप्शन दिया हुआ है जी। इसमें दिया हुआ है एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान हो जाता है। तो आप लोग को ये बताना था, इसका आप लोग राइट आंसर क्या दीजिएगा। आप लोग का ऑप्शन तो दिखा दिए हैं जी। अब 20 नंबर का आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। 20 नंबर का आप लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों? आप लोग 20 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिएगा। इन फेरों द्वारा धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है जी? आप लोग को ये बताना है। तो एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से n² गुना 12 होता है। एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से n गुना 12 होता है। तो आप लोग बता दीजिएगा 20 नंबर का मेरे प्यारे भाइयों आप लोग क्या आंसर मारे हैं। आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द यहाँ से 100% राइट आंसर। बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जी। आप लोग आज क्या था जी, आज आप लोग को फिजिक्स का क्वेश्चन था, तो कल आप लोगों को केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाएंगे जी। आप लोग बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा
पॉलिटेक्निक का प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, तो मेरा चैनल पर आप लोग को पॉलिटेक्निक का वीडियो मिल जाएगा। मेरे प्यार दोस्तों ये ना समझिएगा कि सर कम आपको पास सब्सक्राइबर है तो आपको अच्छा नहीं पढ़ा दोगे, मगर एक बार आप लोग पढ़ के देखिएगा। इससे पॉलिटेक्निक में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इससे बाहर नहीं आता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जी। तो चलिएगा मेरे प्यार दोस्तों, मेरा आज क्लास तो इतना ही तक रह गया। आप लोग को 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करवा दिए हैं, फिजिक्स का, और कल आप लोग को केमिस्ट्री का लेकर आएंगे, फिर बाद में आप लोग को लेकर आएंगे मैथ के। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों मेरे जो मानिए जी, जो आप लोग मानिए, भाई मानिए, बहन मानिए, जो अभी आप लोग मानिए, चाहे सर मानिए, आप लोग के लिए सभी है मेरे प्यार दोस्तों। हमारे आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जो शेयर कर दीजिएगा। जो आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाई, उसको पास वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यार दोस्तों, मेरा आज क्लास यहीं तक रहा। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए और राधे राधे। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में जोश और जुनून के साथ। बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।